So we are revising life processes, and today we will discuss about the digestive system, nutrition. Basically we are talking about nutrition, and we have already talked about photosynthesis यानी autotrophic mode of nutrition. हमें पता चल गया, हमने उसके बारे में सारी बातें कर ली. अब हम आगे बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन में, इसके आगे हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन. तो ऑब्वियसली डिटेल में तो हमें अमीबा के बारे में देखना है और ह्यूमंस का डाइजेस्टिव सिस्टम देखना है. छोटी छोटी चीज़ें जो थी उसमें वो हम याद करेंगे. पूरा चैप्टर पढ़ने में जो डिटेलिंग हुई थी उतनी डिटेलिंग तो नहीं होगी, लेकिन डेफिनेटली हम हर पॉइंट को टच ज़रूर करेंगे. पहली बात जो कि हमें देखनी है कि हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जब हमने देखा था तो उसको फर्दर क्लासीफाई किया जाता है 4 डिफरेंट टाइप्स में, है ना. आप याद करो कि हमने कहा था कि हीटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब कि द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज़ टेकन बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्स. तो वो एक्सटर्नल सोर्स किस तरह का है, ऑर्गेनिज्म की बॉडी डिज़ाइन क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड किस तरह से है, दीज ऑल आर द फैक्टर्स ऑन विच द मेथड जो भी यूज़ किया जाएगा दैट वुड बी डिसाइडेड. तो जैसे हमने कहा कि जो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उसमें हम कहते हैं कि द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच ऑब्टेन्स द फूड, इट ऑब्टेन्स द फूड फ्रॉम अदर्स बॉडी विदाउट किलिंग इट. ठीक है. और मैंने आपको इसके बारे में डिफरेंस भी बताया था कि जब हम कहते हैं कि जैसे लायन है वो हंट कर रहा है तो इट किल्स फर्स्ट एंड देन ईट, है ना. वो कब उसको अपने प्रे को, अपने शिकार को कब खाएगा, जब वो पहले उसको हंट कर लेगा, उसको मार देगा विदाउट किलिंग. नहीं, ऐसा नहीं कि उसका एक पार्ट खा लिया और खा के छोड़ दिया कि कल खाएंगे, फिर अभी भूख नहीं है ना. वो तो पहले मारेगा, फिर उसके बाद हो सकता है वो उसको खाता रहे धीरे धीरे करके, लेकिन वो मारेगा पहले. पैरासाइट के लिए हम कह रहे हैं कि वो मारता नहीं है, वो अपना फूड ले लेता है दूसरी बॉडी से. जैसे कि हम कहते हैं कि हमारी बॉडी में कुछ पैरासाइट्स हमारी बॉडी में, हमारे इंटेस्टाइन में रहते हैं. वो प्री डाइजेस्टेड फूड अपने आप खाते रहते हैं, वॉर्म्स होते हैं, है ना. टेप वॉर्म हो गया, जैसे टीनिया सोलियम हमने 9th क्लास में पढ़ा था. तो जो टेप वॉर्म होता है वो हमारी इंटेस्टाइन में रहता है विद द हेल्प ऑफ अ हुक, वो वहीं पे रहता है और डाइजेस्टेड फूड को वो खाते रहता है. ठीक है ना. तो ये उसका जो फूड लेने का तरीका है इसको पैरासिटिक बोलेंगे, बिकॉज इट इज़ नॉट किलिंग समथिंग. तो जैसा पहले भी हम बात कर रहे थे कि पैरासिटिक मोड से न्यूट्रिशन करने की वजह से, उस वजह से होने वाले इन्फेक्शन से हो सकता है कि किसी की डेथ भी हो जाए. जैसे हम कहते हैं कि डेंगू फीवर, है ना. तो डेंगू वायरस जो है वो जो मॉस्किटो है उसके बाइट से बॉडी में आ जाता है. तो वो वेक्टर है या कैरियर ऑफ द वायरस है मॉस्किटो, है ना. एडीज बोलते हैं ना, एडीज इजिप्टी. वो हमारी बॉडी में वायरस ट्रांसफ़र कर रहा है. हालांकि वो वायरस ट्रांसफ़र करने की पर्पस से नहीं आया है आपके पास. इट इज़ अ चांस कि वो होस्ट है एक वायरस का और हम भी होस्ट हैं उस वायरस के, तो हमारी बॉडी में वो ट्रांसफ़र कर देता है उस वायरस को. अब वो वायरस हमारी बॉडी में रहने वाला एक दूसरा पैरासाइट है, वो हमारी बॉडी में ग्रो करेगा और सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि उसकी वजह से प्लेटलेट काउंट बहुत डाउन हो जाए और किसी किसी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है. तो डेंगू फीवर जो होता है वो मॉस्किटो की वजह से हुआ. मॉस्किटो वहाँ पे आया था ब्लड लेने के लिए, उसने अपना खाना खाया. तो हम ये नहीं कह सकते कि उसने मार करके खाना खाया, है ना. हम यही बोलेंगे कि इट हैज़ टेकन इट्स फूड विदाउट किलिंग द पर्सन. अब बाद में किसी कारण से, किसी डिजीज़ की वजह से उस पेशेंट की डेथ हो जाती, पर्सन की डेथ हो जाती है, तो ये नहीं कहते कि मच्छर ने मारा है. हम कहते हैं कि वो उसको पर्टिकुलर डिजीज़ हो गई थी, इस वजह से उसके सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया. ठीक है. तो पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ठीक ठीक समझना ज़रूरी है कि व्हाट डू वी मीन बाय सेइंग दैट कि विदाउट किलिंग इट. ये बात हमको हमेशा कहनी ही पड़ेगी, विदाउट किलिंग इट. उसके अलावा हम कहते हैं कि एक सिम्बायोटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें दो या दो से दो खास एक्चुअली दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे के साथ में एक दूसरे को म्यूचुअल बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं.
न्यूट्रिशन के कंटेक्स्ट में, जैसे हमने एल्गी और फंगस की बात की थी, जैसे हमने लेग्यूमिनस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया की बात की थी। ये दोनों साथ साथ में रहते हुए एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड। एल्गी अपना खाना बना करके और प्रोवाइड करवाएगी फंगस के लिए, और फंगस जो है वो विद द हेल्प ऑफ राइजोइड्स जो उसकी बॉडी पे है उसकी हेल्प से वो एब्जॉर्ब करेगी मॉइस्चर या जहाँ से भी वाटर मिले उसको, एंड देन लाइकेन कैन सर्वाइव एनीवेयर इवन ऑन रॉक्स जहाँ पे पानी कम होता है, ठीक है। अदरवाइज एल्गी जो है वो ऐसे प्लांट्स हैं जो कि पानी में ही रहते हैं, विदाउट वाटर दे कैन नॉट इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट। लेकिन यहाँ एल्गी के साथ एल्गी फंजाई के साथ में मिलकर के, फंगस के साथ में मिलकर के वहाँ पर रह सकता है। चले तो और फिर एग्जांपल देखें कि एक सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी है। सेप्रोट्रॉफिक जो कि हमारे फंगस में ही मिलता है, जो आपका मोल्ड्स हैं, डिफरेंट ब्रेड मोल्ड की बात करते हैं हम, राइजोपस की, या हम मशरूम्स की बात करते हैं, ये सब फंगस है। और जो फंगस है उसके साथ में खास क्या बात है कि वो पहले डाइजेस्ट करेगा, पहले ब्रेक डाउन करेगा, उसके बाद सक करेगा। सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग सब्सटेंसेस पर से अपना फूड डिराइव करना। और लास्ट बचता है होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, जिसमें ह्यूमंस भी आ गए, जिसमें अमीबा भी आ गया। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने कहा था कि अ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इज कन्वर्टेड टू सिंपल ऑर्गेनिक फूड विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो हम जो बात अभी तक की है वो बात हमने की फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड, है ना। ये सब बातें हमने की, फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया। हाँ, द वेरियस फैक्टर्स, उसके क्या फ़र्क पड़ता है, क्या एक्सपेरिमेंट हम करते हैं, ये सारे डिस्कस कर चुके हैं हम। हाँ, और अब हम थोड़ा सा देखें कि हीट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ने से पहले हम ये वाला खास करके पैराग्राफ जो है, जिसमें जो बात मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें लिखी हुई हैं, तो इसको एक बार नज़र से निकाल लें। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट कि ईच ऑर्गेनिज्म इज अडेप्टेड टू इट्स एनवायरनमेंट। द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन differs depending on the type and availability of food material as well as how it is obtained by the organism. For example, whether the food source is stationary such as grass or mobile such as deer would allow for differences in how the food is accessed and what is the nutritive apparatus used by a cow and a lion. काऊ को अपने प्रे के पीछे भागने की ज़रूरत, अपने फूड के पीछे भाग करके उसे पकड़ के और मारने की ज़रूरत थोड़ी है। काऊ घास खा रही है, घास तो भाग नहीं रही गई है। हाँ, तो काऊ आप देखोगे कि मैदानों में बहुत सारी काउज़ हैं, वो एक साथ खाती जा रही हैं आराम से, इत्मीनान से, कोई भाग दौड़ मचाने की ज़रूरत नहीं उसको। लायन को छुप करके अटैक करना पड़ेगा, अपना प्रे कैच करना पड़ेगा, मतलब हंटिंग चाहिए लायन को, काऊ को ज़रूरत नहीं है। फिर काऊ जो टाइप ऑफ फूड ले रही है उसमें जो वो प्लांट है तो उसमें सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसको एक लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन की ज़रूरत पड़ेगी। जबकि लायन जो है या जो भी कार्निवोर्स हैं वो कभी भी इस तरह का फूड डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, उनकी स्मॉलर इंटेस्टाइन होती है। तो देयर इज़ अ रेंज ऑफ स्ट्रैटेजीज बाय विच द फूड इज़ टेकन इन एंड यूज्ड बाय द ऑर्गेनिजम्स। Some organisms break down the food material outside the body. हाँ, हमने फंगस की बात की थी, break down the food material outside the body and then absorb it. Examples are fungi like bread molds, yeast and mushrooms. Others take in whole material and break it down inside the body. पूरा मटीरियल लेकर के break it down inside the body, हमारी बॉडी में भी ये होता है। What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Like amoeba एक सिंगल सेल है तो वो अपने से छोटी चीज़ों को एब्जॉर्ब कर इस तरह से बॉडी के अंदर ले सकता है। हम एक कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो हम बहुत सारी चीज़ों को इनगल्फ कर सकते हैं, है ना। अमीबा और ह्यूमंस में काफ़ी फ़र्क है क्योंकि उनका बॉडी डिज़ाइन ही अलग अलग है, बट स्टिल दोनों में ही कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। That is why we say that they are comparable. Others take in whole material and break it down inside their bodies. What can be taken in and broken down depends on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants
और एनिमल्स विदाउट किलिंग देम। ये बात हो रही है पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड बाय अ वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लाइक कस्कुटा, अमरबेल। दिस इज अ प्लांट पैरासाइट, दिस इज अ प्लांट बट डोंट मेक इट्स ओन फूड। हाँ, ऑर्किड्स टेक्स लाइस, लीचेस एंड टेपवर्म्स, जिसकी हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे। ठीक है, तो ऑर्गेनिजम्स जब अपना फूड ऑब्टेन करते हैं तो बेसिकली उनको एक स्पेसिफिक स्ट्रेटजी की ज़रूरत होती है अकॉर्डिंग टू देयर बॉडी डिज़ाइन एंड देयर रिक्वायरमेंट फॉर द फूड एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द फूड। और अकॉर्डिंग टू दैट पर्टिकुलर स्ट्रेटजी देयर बॉडी इज़ डिज़ाइंड, उनकी जो बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो और उनका जो उस अपने हैबिटेट में अपने आप को अडेप्ट कर लेना, उनकी अडेप्टेशंस जो हैं वो इसी तरह से डिज़ाइन हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वर्सेस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा वर्सेस होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस ना। होलोजोइक मतलब कॉम्प्लेक्स फूड कन्वर्टेड टू सिंपल फॉर्म with the help of enzymes. What are enzymes? छोटी छोटी बातें सब याद करते जाओ। बायो कैटलिस्ट, what is a catalyst? Catalyst is the chemical substance which changes the speed or increases the speed of a chemical reaction without actually performing the reaction. This is not a पार्ट ऑफ रिएक्टेंट्स, रिएक्शन की स्पीड खुद उसमें इन्वॉल्व हुए बिना बढ़ा देता है। इसको बायो कैटलिस्ट, इसको कैटलिस्ट बोलते हैं। और बायो कैटलिस्ट जब वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अगर कैटलिस्ट होगा तो बायो कैटलिस्ट या एंजाइम कहलाएगा। तो एंजाइम्स आर इम्पॉर्टेंट। हाँ, ये एंजाइम्स लिटिक नेचर के होते हैं। लिटिक या डाइजेस्टिव यानी ब्रेक डाउन करने वाले, अमीबा में भी और ह्यूमंस में भी। तो अमीबा बीइंग अ यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड हैविंग अ सेल मेम्ब्रेन which is quite flexible to change its shape continuously, it lives in ponds यानी कि एक्वाटिक सराउंडिंग्स में रहता है। और जो उसका प्रे होता है उसको विद द हेल्प ऑफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स अराइजिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, उसकी बॉडी क्या है, उसकी बॉडी जो है बेसिकली सेल मेम्ब्रेन से ही बनी हुई है, वो एक सेल ही है, तो वो भी फ्लेक्सिबल है, तो वो स्यूडोपोडिया बनाता है। स्यूडो मतलब फॉल्स और पोडिया फीट। हाँ, with the help of these pseudopodia, amoeba catches its prey like this। ये जो डायग्राम है ये हमें पता रहना चाहिए, इसकी लेबलिंग कि ये एक फूड पार्टिकल है जिसका साइज ऑब्वियसली अमीबा से छोटा होना चाहिए। Pseudopodia, these are the outgrowths, then it engulfs it and creates a food vacuole। इस फूड वैक्यूल में ही डाइजेस्टिव एंजाइम भरा हुआ है, और विद द हेल्प ऑफ दैट डाइजेस्टिव एंजाइम और लिटिक एंजाइम द कॉम्प्लेक्स फूड विल गेट कन्वर्टेड सब्सिक्वेंटली इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म, और फिर उसके बाद दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय द सेल। वट एवर गॉट अनडाइजेस्टेड, जिसको एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया, दैट इज रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय सिंपल डिफ्यूजन। इतना आसान है अमीबा का। तो अमीबा में ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है ना, हमें ज़्यादा टेंशन नहीं है उसकी। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, द डाइजेस्टिव सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिजम्स। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड मे बी टेकन इन बाय द एंटायर सरफेस, बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस। Different parts become specialized to perform different functions. For example, amoeba takes in food using temporary finger-like extensions of the cell surface which fuse over the food particle, forming a food vacuole. Inside the
food vacuole, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. The remaining undigested material is moved to the surface of the cell and thrown out. In paramecium, this is very important, in paramecium, which is also a unicellular organism, दोनों एक ही ग्रुप के हैं, Protista, the cell has a definite shape and food is taken in at specific spot. Food is moved to this spot by the movement of cilia which covers the entire surface of the cell. आपने छोटी क्लासेस में भी देखा होगा कि कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिस पर पूरी बॉडी में छोटे छोटे सीलिया रहते हैं. यही फूड पार्टिकल की हेल्प करते हैं टू रीच द प्लेस फ्रॉम वेयर इट हैज़ टू गेट एनगल्फ्ड, इंजेशन की प्लेस पर लेकर के जाने का. तो क्या बोलते हैं हम कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसमें कुछ स्टेप्स होते हैं. क्या होते हैं? इंजेशन, जो कि अमीबा में भी हमने देखा कि फूड का बॉडी के अंदर जाना. वो चाहे यूनिसेल्युलर है तो फूड बहुत छोटा होगा साइज में. विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया इंजेशन हुआ. इंजेशन के बाद डाइजेशन होता है. हाँ, और डाइजेशन के बाद अमीबा में तो सीधे इजेशन यानी रिमूवल ऑफ द अनवांटेड और अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस. इंजेशन के बाद डाइजेशन हो गया. डाइजेशन के बाद जो डाइजेस्टेड फूड है उसका एब्जॉर्प्शन, और आफ्टर एब्जॉर्प्शन उसका डाइजेस्टेड फूड का ब्लड की हेल्प से एसिमिलेशन. ये सब चीज़ें ह्यूमन बॉडी में हो रही हैं. और फिर अनडाइजेस्टेड सब्सटेंसेस का इजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट. इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजेशन, ये सब मिलकर के क्या बन रहा है? होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस. ठीक है. तो ये जो छोटी छोटी बातें कि पैरामीशियम में क्या होता है, अमीबा में क्या होता है, यहाँ से बनते हैं छोटे क्वेश्चन, है ना. अभी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम हमने पढ़ा ही हुआ है. ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में हम पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ते हैं, पूरी प्रोसेस कि बकल कैविटी में क्या हुआ, ईसोफेगस में उसके बाद कैसे गया, वहाँ पे क्या पेरिस्टाल्सिस हुआ, फिर उसके बाद में स्टमक में गया, स्टमक में कौन कौन सी सेल थी, कौन कौन से स्पेशल ग्लैंड्स थे, उन्होंने डाइजेस्टिव जूस निकाला तो डाइजेस्टिव जूस ने क्या किया, म्यूकस का क्या रोल है, चर्निंग मूवमेंट क्या होती है, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में गया तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ गॉल ब्लैडर, हाँ, लिवर से क्या निकल के गया, बाइल जूस का क्या रोल है, बाइल जूस के 3 फंक्शन कौन से हैं ये बताओ, स्टमक में HCl के 3 फंक्शन कौन से हैं ये बताओ. ये सब बातें जो चलती हैं ये एक सीक्वेंस में चलती हैं एंड वी नो द प्रोसेस. तो आपको वो सीक्वेंस को कभी छोड़ना नहीं है क्योंकि आपको सब बातें पता होनी चाहिए. बट इम्पॉर्टेंट यही है कि आपकी नॉलेज अबाउट द सिस्टम, क्योंकि MCQ तो अब कहीं से भी पूछा जा सकता है. अब इम्पॉर्टेंस ये नहीं है कि आपको कितना डिस्क्रिप्टिव लिखना है. अब इम्पॉर्टेंट ये हो गया कि आपको जो पहले डिस्क्रिप्टिव लिखना था उनमें से क्या नॉलेज आती है, वो चीज़ें MCQ की फॉर्म में आपके सामने आएंगी. तो यू शुड नो कि व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम यू शुड नो कि बकल कैविटी में क्या हो रहा है अलग से, सारी बातें हैं. हाँ, एंजाइम कौन सा है, कौन सी ग्लैंड्स हैं यहाँ पे, क्या मतलब नाम है ना, कि सेलाइवरी ग्लैंड है या जो एंजाइम है वो सेलाइवरी अमाइलेज है, टाइलिन भी कहते हैं हम उसको. फिर क्या करता है, क्या ग्लूकोज बना देता है? नहीं, ग्लूकोज तो नहीं बनाता. तो स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है? सिंपलर ग्लूकोज. कौन सा सिंपलर, मतलब सिंपलर शुगर, तो सिंपलर शुगर कौन सा? माल्टोज. माल्टोज में कन्वर्ट कर देता है. नाउ दैट माल्टोज विल गेट फर्दर डाइजेस्टेड इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन, दैट इज़ अ डिफरेंट इशू. बकल कैविटी के बारे में, टीथ का क्या, मैस्टिकेशन किसको बोलते हैं, च्यूइंग किसको बोलते हैं, ये सब बातें जो हैं ये आपको बकल कैविटी में एक टाइम बाद ख़त्म हो जाएगी. आपको लगेगा कि हाँ सारा हो गया, बस सारा हो गया तो आपका रिवीजन हो गया, आगे चले जाओ. हाँ, फेरिंग्स की बात करो. फेरिंग्स
जो है वो कॉमन प्लेस है फॉर एयर एज वेल एज फूड। तो यहाँ पे हमारा ओरोफेरिंग्स है, नेजल पैसेज से जो आ रहा है वो नेजोफेरिंग्स है, और ये कॉमन प्लेस है। आगे चले जाओ, स्मॉल ये ईसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट खास बात है, पेरिस्टाल्सिस या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो फूड को स्टक नहीं होने देता इनसाइड द पाइप, वो लगातार कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करता रहता है, एंड दिस इज़ एन इनवॉलंटरी मूवमेंट। हम अपनी मर्जी से ईसोफेगस की मूवमेंट नहीं गवर्न कर सकते। ये बात भी क्लियर है। स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक में अब फूड गया तो स्टमक में क्या होगा, डाइजेस्टिव जूस होगा। जो डाइजेस्टिव जूस होते हैं उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, एंजाइम होते हैं, और साथ में म्यूकस भी है। तो जो हमारा एंजाइम है, सबसे पहले उसके बारे में बात करना, उसकी रोल के बारे में बात करना, उसने क्या किया, फिर अल्टीमेटली हुआ क्या, चर्निंग मूवमेंट से क्या हुआ, क्या फॉर्म ऑफ फूड बन गई, देन इट विल एंटर इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में किस एंजाइम ने क्या क्या काम किया एंड फाइनल प्रोडक्ट क्या था, फिर उसके बाद एब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन, एंड जो डाइजेस्ट नहीं हुआ उसका इजेशन। ये बातें हैं, है ना, इतना ही ईजी है। तो आप इसको एलिमेंट्री कैनाल के स्ट्रक्चर को जो ये हमको लेबल किया जाता है, इसकी लेबलिंग अच्छे से देखो कि ये बकल कैविटी या माउथ है, टंग है, टीथ भी होंगे यहाँ पे, ईसोफेगस ये रहा, फिर डायफ्राम का यहाँ पे कोई रोल नहीं है, लेकिन क्योंकि है, और कार्डियोथोरैसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में शीट है, इसलिए उसे भी शो किया गया है। स्टमक, उसके अंदर हम बात करेंगे, गॉल ब्लैडर बाइल स्टोर करता है, बाइल कहाँ बनता है, लिवर में बनता है, दिस इज लिवर, द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। फिर लिवर ने ही बाइल जूस निकाल करके और गॉल ब्लैडर में स्टोर कर देना है। फिर जब डाइजेशन हो जाएगा, ये पेनक्रियाज है, एंडोक्राइन ग्लैंड है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड एक्चुअली ये एक ऐसा ग्लैंड है जो ड्यूअल है, एंडोक्राइन एक्सोक्राइन दोनों है। तो एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड ये इंसुलिन का सिक्रीशन करता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है, लेकिन यहाँ पर ये एंजाइम्स निकालेगा, इसके एंजाइम्स ही डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में, दैट विल अल्टीमेटली डाइजेस्ट द फूड कम्प्लीटली। यहाँ से जो डक्ट निकलती है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाती है, ये बात ध्यान रखना कि एक सेक्शन यहाँ से निकला है यानी पैनक्रियास से, और दूसरा निकला है लीवर से, और इसलिए आगे जाके जो कॉमन डक्ट हो जाती है उसको हम हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट बोलते हैं। हिपैटो मतलब रिलेटेड टू लिवर, पैनक्रियाटिक रिलेटेड टू पैनक्रियास, हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट ऐसा डक्ट है जो कि लिवर से डायरेक्ट आने वाले बाइल जूस को, वैसे तो वो जाता है उधर लेकिन डायरेक्ट भी आ सकता है, तो वो डायरेक्ट भी आता है, तो हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट पैनक्रियाटिक जूस को भी अपने साथ लेके आएगी। ठीक है ना। अब देखो और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक अपेंडिक्स बना हुआ है, वेस्टिजियल ऑर्गन है। स्मॉल इंटेस्टाइन सबसे लंबी होती है, लार्ज इंटेस्टाइन जिसको हम कोलन भी बोलते हैं, और एनस, हाँ ये रेक्टम है, रेक्टम का ओपनिंग एनस। इतनी बात, इसकी लेबलिंग हमको पता होनी चाहिए। अब सबका रोल बारी बारी से आप इसी के ऊपर डिस्कस कर सकते हो। माउथ में क्या हो रहा है, इंजेशन, फूड इन इट्स कॉम्प्लेक्स फॉर्म एंटर्स इनटू इट। इसको हम अपनी शीट पे ले चलें तो वहाँ पे कुछ अलग से लेबलिंग भी कर देंगे। तो देखें कि हम शुरुआत यहाँ से करेंगे, माउथ से, बकल कैविटी से। बकल कैविटी में क्या क्या हो रहा है, क्या क्या चीज़ें चल रही हैं बकल कैविटी में। एक तो यहाँ पे हो रहा है मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन मतलब च्यूइंग ऑफ द फूड,
इससे फूड जो लार्ज पार्टिकल्स की फॉर्म में अंदर गया उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्रश किया जा सके, सो दैट द एंजाइम्स कैन एक्ट अपॉन देम। फिर यहाँ पे एंजाइम है, उसको हम टायलिन भी बोलते हैं और उसको हम सलाइवरी अमाइलेज भी बोलते हैं। सलाइवरी अमाइलेज पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करेगा, इट विल कन्वर्ट स्टार्च विच इज़ एक्चुअली द कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। टाइलिन क्या करेगा, स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा, किसमें, माल्टोज में, विच इज़ अ सिंपल शुगर। उसके अलावा यहाँ पे ग्लैंड कौन सी है, सलाइवरी ग्लैंड्स है। सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स सलाइवा निकालती हैं। सलाइवा का क्या काम है, सलाइवा में मिला हुआ जो सलाइवरी अमाइलेज है वो पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है। उसके अलावा ये फूड को मॉइस्टन कर देती है, स्लिपरी बना देती है, सो दैट इट कैन ईजिली स्लिप इनटू द स्टमक थ्रू ईसोफेगस। ये ईसोफेगस में वो अटक ना जाए उसके लिए पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट तो है ही, लेकिन उसके अलावा सलाइवा भी इसको स्लिपरी बना देती है। फिर टीथ का फंक्शन हो गया मैस्टिकेशन। टंग का फंक्शन अपार्ट फ्रॉम टेस्ट, इट आइडेंटिफाइज टेस्ट्स, बट वो डाइजेशन से रिलेटेड बात नहीं है। इट हेल्प्स द फूड टू गेट प्रॉपरली मैस्टिकेटेड बाय पुशिंग द फूड बिटवीन द मोलर्स। मोलर टीथ जो होते हैं पीछे वाले, जो उसको मैस्टिकेशन एक्चुअली कर रहे होते हैं, जो कि उसको क्रश कर रहे होते हैं। अभी टंग का एक फंक्शन तो टेस्ट हो गया, दूसरा फंक्शन उस मैस्टिकेशन में हेल्प करना हो गया। ये फूड को एनगल्फ करने में भी हेल्प करता है फ्रॉम द बैक साइड। यहाँ पर अब फेरिंग्स होगा, फेरिंग्स अलग से दिखाया हुआ नहीं है, बट दिस इज द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड सेमी डाइजेस्टेड फूड। सेमी डाइजेस्टेड फूड को यहाँ पर बोलस बोलते हैं। अब बोलस जाएगा ईसोफेगस में, ईसोफेगस में होगा पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस और पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, क्या मतलब हुआ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट का, कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द मस्कुलर वॉल ऑफ ईसोफेगस। ईसोफेगस के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऊपर से नीचे आती है उसमें फूड कभी भी कहीं भी अटक नहीं सकता, सीधे स्टमक में जाकर के स्लिप होता है। फिर देखें नीचे आए स्टमक, तो स्टमक में हमने कहा था चीफ सेल। अब मैं हर चीज़ लिखूंगा नहीं, आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं तो वीडियो पुराना वाला देख लो कि यहाँ पे जो गैस्ट्रिक जूस होता है, जिसको हम डाइजेस्टिव जूस कहते हैं, जो गैस्ट्रिक जूस है दैट कंटेन्स 3 थिंग्स प्राइमरीली। एक तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है। कौन रिलीज करेगा, स्पेशल सेल्स हैं ना, ऑक्जेंटिक सेल्स बोलते हैं उनको, ऑक्जेंटिक या पेराइटल सेल्स बोलते हैं, उनका काम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को रिलीज करना। हाँ, उसके अलावा चीफ सेल्स हैं जो यहाँ पे एंजाइम्स रिलीज कर देंगी, खास करके प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम, जिसको हम प्रोटियोलिटिक एंजाइम बोलते हैं। हाँ, प्रोटियोलिटिक एंजाइम इन स्टमक, प्रोटियोलिटिक मतलब प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने वाला एंजाइम इन स्टमक इज नोन एज पेप्सिन, and that pepsin is the active form. It is actually released in an inactive form that is known as pepsinogen. Pepsinogen in presence of HCl gets converted into pepsin. तो HCl का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स इनसाइड द स्टमक को एक्टिवेट कर देना। वो एसिडिक मीडियम जब होता है तभी एक्टिवेट होते हैं। उसके अलावा उसका फंक्शन है टू टर्मिनेट द फंक्शन ऑफ सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज तब तक काम करता रहेगा जब तक स्टमक में नहीं पहुंच जाएगा। एक बार स्टमक में पहुंचा तो ड्यू टू द एसिडिक मीडियम क्रिएटेड बाय द HCl इट डज नॉट वर्क। तो ये ईसोफेगस में जब तक फूड चलता है तब तक फैट्स का तब तक डाइजेशन चलता रहता है सलाइवरी अमाइलेज की तरफ से, और उसके बाद फिर वो बंद हो जाता है।
तो स्टमक इज़ अ सैक लाइक स्ट्रक्चर, इट इज़ अ जे शेप्ड स्ट्रक्चर ऐसा हम बोलते हैं। स्टमक की इनर वॉल्स जो हैं उनमें म्यूकस ग्लैंड्स भी होती हैं। हमने दो तरह की सेल्स की बात की, चीफ सेल्स एंड ऑक्जेंटिक सेल्स, जिनको पेराइटल सेल्स भी बोलते हैं। और हम बात कर रहे हैं म्यूकस ग्लैंड्स की, जो म्यूकस रिलीज करेंगे। म्यूकस जो है वो एक सेमी सॉलिड या विस्कस लिक्विड है, या सेमी लिक्विड, आप जेल टाइप का स्ट्रक्चर बोल लें, सब्सटेंस बोल लें, जो कि स्टमक की इनर वॉल्स को प्रॉपरली कवर करके रखता है। हाँ, स्टमक की इनर वॉल्स को खतरा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की हाइपर एक्टिविटी से, वो बहुत ज़्यादा एसिडिक है। तो HCl जो है उसका डायरेक्ट इनर वॉल्स ऑफ स्टमक से कांटेक्ट होना अच्छी बात नहीं है। अगर ऐसा होगा तो पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस होते हैं। तो दैट कुड बी वेरी वेरी पेनफुल। तो हम क्या करते हैं कि हम क्या कह रहे हैं कि यहाँ पर इनसाइड दिस जो पेप्सिन है वो एक्टिवेट हो जाता है इन प्रेजेंस ऑफ HCl। HCl के और भी रोल्स हैं, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना, लो pH प्रोवाइड करना, जिससे कि एंजाइम्स अपना काम कर सकें। उसके अलावा HCl कैन ऑल्सो किल द जर्म्स इफ एनी they might have come into the system with the help of infected food, तो उसको भी किल करने का काम करता है। ये ज़रूरी नहीं कि आए हमेशा, लेकिन आएगा तो ऐसा होगा। यहाँ पर चर्निंग मूवमेंट होते हैं, यानी स्टमक की वॉल्स भी कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करती है, उसको हम चर्निंग मूवमेंट बोलते हैं। एंड आफ्टर चर्निंग, अब फूड जो है, जो अब तक ऊपर से सेमी डाइजेस्टेड था, जिसमें केवल कार्बोहाइड्रेट का पार्शियल डाइजेशन हुआ था, अब यहाँ पे प्रोटीन्स का भी पार्शियल डाइजेशन हो जाता है। फाइनल डाइजेशन की साइड तो स्मॉल इंटेस्टाइन ही है। तो जब ऐसा हो जाता है तो फूड जो है उसको प्रॉपरली मिक्सअप करने के बाद अब जो फूड बना उसको हम बोलते हैं काइम, CHYME। जैसे ऊपर बोलस था, यहाँ पे हो गया काइम। नाउ दिस काइम विद द हेल्प ऑफ a sphincter is a muscle which closes a particular opening। तो ये इसको हम पाइलोरिक स्फिंक्टर बोलते हैं, क्योंकि स्टमक का ये वाला पोर्शन जो है वो पाइलोरिक कहलाता है। तो पाइलोरिक स्फिंक्टर इज द मसल जो इसको बंद करके रखती है, और जब बहुत प्रेशर पड़ता है अंदर की तरफ से, यानी स्टमक की तरफ से स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ, उस समय ये थोड़ा सा ओपन होता है। सम फूड एंटर्स इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड देन इट क्लोजेस बैक। तो थोड़ा थोड़ा करके फूड इसमें आता रहे, इसके लिए ये मैकेनिज्म है। ये थोड़ा सा फूड जैसे ही यहाँ आता है, बाइल जूस फ्रॉम द गॉल ब्लैडर एंड इंटेस्टिनल जूस फ्रॉम द हिपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट यहाँ पे आ जाते हैं। हाँ, तो अब बारी बारी से स्मॉल इंटेस्टाइन में फाइनल डाइजेशन शुरू होता है। अल्टीमेट गोल है कि कार्बोहाइड्रेट से उनको ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दे, जो प्रोटीन्स हैं उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर दे, और जो फैट्स हैं उनको फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल में कन्वर्ट कर दे। तो ये प्रोसेस चलता रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन में विद द हेल्प ऑफ वेरियस एंजाइम्स, यानी पैनक्रियाटिक जूस के एंजाइम्स अपना अपना काम करेंगे। पैनक्रियाटिक जूस जो है, जो पैनक्रियास से निकला है, पैनक्रियाटिक जूस, हाँ, उसके जो एंजाइम्स हैं वो 3 तरह के एंजाइम्स हुए। एक तो हुआ ट्रिप्सिन फॉर प्रोटीन्स, ट्रिप्सिन जो कि प्रोटीन्स का फाइनल डाइजेशन करेगा। लाइपेज जो कि लिपिड्स का यानी फैट्स का फाइनल डाइजेशन करेगा। ट्रिप्सिन की हेल्प से प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में बदल जाएंगे। और लाइपेज की वजह से जो फैट होगा, हाँ, वो फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल में बदल जाएगा। और तीसरी चीज़, तीसरा, जैसे वहाँ पे सैलाइवरी अमाइलेज था, यहाँ पे पैनक्रियाटिक अमाइलेज, जो कि फैट का कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करने के लिए, यानी शुगर्स का डाइजेशन करने के लिए।
हाँ, कार्बोहाइड्रेट्स का फाइनल डाइजेशन होगा तो ग्लूकोज बनेगा, फाइनल डाइजेशन ग्लूकोज। तो ग्लूकोज बनाना, ये फैटी एसिड्स या एंड ग्लिसरॉल बनाना और अमाइनो एसिड, ये इनके गोल्स हैं। ये अपना काम करते हैं पैनक्रियाटिक जूस के। कहाँ काम करते हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन में करते हैं। तो स्मॉल इंटेस्टाइन बिकम्स द फाइनल प्लेस और फाइनल साइट ऑफ द डाइजेशन। डाइजेशन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, हाँ, जो कि 5 to 6 मीटर्स लॉन्ग हो सकती है। इतनी लंबी इसलिए भी है क्योंकि इसमें एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस भी होनी है। हमने यहाँ पे देखा कि ये सब एंजाइम्स अपना काम कर रहे हैं और फाइनल डाइजेशन ऑफ ऑल द सिग्निफिकेंट पार्ट्स ऑफ द फूड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी अगर कुछ बच जाता है तो इंटेस्टिनल जूस फाइनल डाइजेशन करके ही उसको आगे बढ़ने देगा। उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में ही फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आ गए, विल्लाई विच आर सप्लाइड विद अ डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज, हाँ, ब्लड वेसल्स उसके अंदर होती हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन इज़ वेरी लॉन्ग एंड हाईली कॉइल्ड, हाईली कन्वोल्यूटेड। इतना ज़्यादा कन्वोल्यूटेड है कि इसमें से जब फूड पास होता है तो वो बहुत धीरे धीरे चलता है। जब फूड बहुत धीरे धीरे चलेगा तो एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड होने लगेगा। तो एब्जॉर्प्शन होकर के वो जाएगा ब्लड में, डाइजेस्टेड फूड, और फिर ब्लड से उसका हो जाएगा असिमिलेशन। ब्लड उसे लेकर के चला जाएगा इन बिटवीन द सेल्स। जहाँ पर टिश्यू फ्लूइड भरा हुआ है वो टिश्यू फ्लूइड में ले जा करके उसको छोड़ देगा। वहाँ से वो रिलीज़ होगा, इनसाइड द सेल एंटर कर जाएगा फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन बाय सिंपल डिफ्यूज़न। तो फूड इस तरह से असिमिलेट होकर के सेल्स तक पहुँच जाता है। डाइजेशन का पर्पस कंप्लीट हो गया। लेकिन उसके अलावा आगे भी उसका काम यह है कि जो अनडाइजेस्टेड चीज़ें हैं उनको सेफली रिमूव कर देना बॉडी से। दूसरा, जो वाटर है उसका एब्जॉर्प्शन अब भी चलता रहता है। तो हम कहते हैं कि लॉन्गेस्ट पार्ट तो स्मॉल इंटेस्टाइन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन कंप्लीट हो चुका होता है फूड का, डाइजेस्टेड फूड का। उसके बाद इट एंटर्स इनटू कोलन और लार्ज इंटेस्टाइन फ्रॉम दिस प्लेस। लार्ज इंटेस्टाइन का डायमीटर बड़ा है लेकिन इट इज़ एक्चुअली स्मॉलर एज़ कम्पेयर टू स्मॉल इंटेस्टाइन। उसका लार्ज या स्मॉल जो है वो डायमीटर की वजह से है। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसमें भी इसी तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन छोटे छोटे हैं जिनको हम विल्लाई बोलते हैं। और विल्लाई इन द लार्ज इंटेस्टाइन हैव द फंक्शन टू एब्जॉर्ब वाटर। मैक्सिमम वाटर शुड बी रिमूव्ड बिकॉज वॉट एवर इज गोइंग ऑन, अब जो भी निकल के जा रहा है दैट विल ऑलवेज रिमेन अनडाइजेस्टेड। इट कैन नॉट बी एब्जॉर्ब, सो इट विल हैव टू बी थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरह से वाटर इसके साथ ना चला जाए क्योंकि ये तो अल्टीमेटली बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन वाटर को बचाना है तो उसके लिए वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा होता है लार्ज इंटेस्टाइन में। और फिर अल्टीमेटली यहाँ पर रेक्टम है। रेक्टम इज द सैक इन विच द अनडाइजेस्टेड फूड इज प्लेस्ड एंड देन पीरियोडिकली इट इज़ रिमूव्ड विद द हेल्प ऑफ एनस। यहाँ पे भी एक स्फिंक्टर है जिसको हम एनल स्फिंक्टर बोलते हैं। एनल स्फिंक्टर इसके रिमूवल को कंट्रोल करता है और जब प्रेशर होता है तभी ओपन होता है। तो इस तरह से ये वाला पोर्शन जिसमें हम रिमूवल ऑफ वेस्ट कर रहे हैं उसको हम बोलते हैं इजेशन। हाँ, यानी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एज अ होल प्रोसेस कैन बी डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट पार्ट्स। हमने कहा इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, वेस्ट को बाहर निकाल देने का। ये सब बातें जो हैं ये आपकी एलिमेंट्री कैनाल के बारे में सब कुछ बताती हैं।
अब आपको ये पता होना चाहिए कि बाइल जूस जो है उसका रोल क्या है। जैसे HCl के रोल हमने देखे, वैसे बाइल जूस जो कि गॉल ब्लैडर में इकट्ठा होता है, गॉल ब्लैडर छोटा सा पाउच है जो बाइल जूस को इकट्ठा करेगा। बाइल जूस वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, बिकॉज नंबर 1, it creates basic medium inside the small intestine where the enzymes of pancreatic juice can act। तो उनको चाहिए बेसिक मीडियम, वो एसिडिक मीडियम में काम नहीं करते और स्टमक में तो एसिडिक मीडियम ही था, तो उसको एक्टिवेट करना, न्यूट्रलाइज करना, ये सब काम बाइल जूस का होता है। उसके अलावा वो जो लिपिड्स होते हैं उनको छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट कर देता है। हम कहते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स, इमल्सिफाई कर देता है फैट को। फैट के लार्ज ग्लोब्यूल्स होते हैं, उनको स्मॉल ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट नहीं किया गया, तो ये जो एंजाइम है जिसको हम लाइपेज बोल रहे हैं, इट विल नेवर बी एबल टू एक्ट अपॉन द फैट। वो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा और इम्प्रॉपर डाइजेशन में के साथ ही वो आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसा ना हो जाए, इसके लिए हमारी बॉडी में व्यवस्था है। विल्लाई के बारे में पूछा जाता है, आपको पता ही है कि विल्लाई जो है वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं इनसाइड द स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर भी होते हैं, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जो होते हैं वो फूड का एब्जॉर्प्शन करते हैं एंड देन इट इज़ एसिमिलेटेड टू द वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। हाँ, तो ये जो डायग्राम हम जहाँ से उठा के लाए हैं आपकी बुक का ये पोर्शन, इसके आसपास देखो क्या क्या लिखा हुआ है, उसको आपको वर्ड बाय वर्ड रीडिंग करना चाहिए। हाँ, आज आप आफ्टर दिस, ये आप जब आपका वीडियो कंप्लीट हो जाए तब आप एक बार बुक लेकर के इसको पूरा पढ़ो, एक एक वर्ड पढ़ो कि इसमें क्या क्या लिखा हुआ है। हाँ, आपको पता चलेगा कि आप वही सब पढ़ रहे हो जो यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको पता है वो सब बातें। ठीक है, तो ये डाइजेशन वाला जो पोर्शन है ये यहाँ पर कंप्लीट होता है। अमीबा और ह्यूमंस दोनों में होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन रहता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, बाकी बातें कल की क्लास में। थैंक यू सो मच।